गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मनीषा आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजीएम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में हमने पढ़ा बौद्ध साहित्य। उसके अंदर हमने बहुत सारी चीजों को कवर किया और उसके बाद में हमने पढ़ा जैन साहित्य। जैन साहित्य के बाद में हमने देखा था विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ। उसके बाद में हमने देखे हैं विदेशी विवरण। अब विदेशी विवरण के अंतर्गत हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे विदेशी विवरण हैं जिनसे हमें विश्व के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो इस विदेशी विवरण को हम कुछ भागों में बांटेंगे, जैसे कि यूनानी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे भारतवर्ष में यूनानी भी आए हैं, शक भी आए हैं, कुषाण भी आए हैं। बहुत सारी ऐसी बाह्य जनजाति है जो हमारे भारतवर्ष में आई है, आक्रमण किए हैं और उसके बाद में अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित कर लिया है। तो उनके साथ साथ में कुछ इतिहासकार भी आए जिन्होंने अपने अपने विचार पुस्तकों के माध्यम से व्यक्त किए हैं। तो यहाँ हम देखेंगे यूनानी शासकों के अंतर्गत यूनानी विवरण। उसके बाद में हम देखेंगे चीनी विवरण। जो चीनी यात्री आए हैं उन्होंने हमारे देश के बारे में क्या क्या लिखा है और उनसे संबंधित कौन कौन सी जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम देखेंगे कुछ तिब्बती ग्रंथ हैं या तिब्बती विवरण, उनके बारे में हम जानेंगे। अब यूनानी विवरण। यूनानी विवरण के अंतर्गत हमें कौन कौन सी चीजें देखने को मिली, तो प्रमुख विद्वान है टेसियस। टेसियस नाम के प्रमुख विद्वान हैं। उसके बाद में है हेरोडोटस। हेरोडोटस जिनको इतिहास का पिता भी कहा गया है। जो हेरोडोटस हैं इनको इतिहास का पिता भी कहा गया है। इतिहास का पिता। इसके बाद में सर्वाधिक प्रचलित है चंद्रगुप्त के जमाने की मेगास्थनीज के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका। सबसे ज्यादा प्रचलन में है इंडिका। फिर उसके बाद में एक एरिस्टोब्यूलस है। एरिस्टोब्यूलस इन्होंने एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ द बार। हिस्ट्री ऑफ द बार नामक पुस्तक किसकी है? एरिस्टोब्यूलस की। इसके बाद में एक और पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। कौन सी है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन। तो ये कुछ पुस्तक हैं जिनसे हमें भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है और ये पूरा जो विवरण है वो यूनानी शासकों के द्वारा दिया गया है। अब इसके बाद में कुछ चीनी विवरण है, चीनी पुस्तकें हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा आती है फाहियान। फाहियान किसके शासन काल में आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया है। और इसके बाद में वैनसांग किसके शासन काल में आया? यह आया हर्षवर्धन के शासन काल में। तो इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। ये हैनसांग है। हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया। क्या? यात्रियों का राजकुमार। हैनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा गया। इनकी पुस्तकें हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। और जो हैनसांग है, ये हैनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमारे भारत में आया था। अब ये नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासन काल में बनता है? नालंदा विश्वविद्यालय। ऐसा अनुमान माना जाता है कि कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश का शासक था, कुमारगुप्त इसी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। जो हैनसांग है, हैनसांग की एक पुस्तक है सी यू की।
वेन्सांग की पुस्तक है सी यू की। इसके अंतर्गत हमें इसकी जानकारी मिलती है कि इसने हमारे भारतवर्ष का जो भ्रमण किया है उसके बारे में अपने विचार क्या क्या दिए हैं और किस तरीके के हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव। और उसके बाद में हम देखते हैं तिब्बती विवरण। तिब्बती विवरण में तारानाथ करके एक इतिहासकार हैं, तो तारानाथ ने 2 पुस्तकें लिखी, एक तो है कंग्यूर और दूसरी है तंग्यूर। तो ये कंग्यूर और तंग्यूर ये दोनों ही पुस्तकें तारानाथ के द्वारा लिखी गई हैं। और इसके बाद में कुछ अरबी यात्री और भूगोल वेता भी भारत के संबंध में जानकारी रखते थे, जैसे कि मसूदी। मसूदी की पुस्तक है मिडास ऑफ गोल्ड, मिडास ऑफ गोल्ड। ये मसूदी की पुस्तक है जिससे हमें जानकारी मिलती है। अब ये मसूदी कौन था? एक प्रसिद्ध भूगोल वेता था, प्रसिद्ध भूगोल वेता था मसूदी। हमारे यहाँ पे भारत जो था वो बहुत ही वैभवशाली था, तो लोग यहाँ पर आकर्षित हुए और उन्होंने यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सिंध का इतिहास, जो सिंध प्रदेश है जो वर्तमान में पाकिस्तान में, सिंध प्रदेश का इतिहास किसमें मिलता है? चचनामा। चचनामा करके एक पुस्तक है जिसमें हमें सिंध का इतिहास मिलता है। इसके बाद में सुलेमान थे, एक अरबी यात्री थे सुलेमान, अरबी यात्री सुलेमान। अब सुलेमान की एक पुस्तक मिलती है हमें सिलसिलात उल तबारीख। कौन सी है? सिलसिलात उफ तबारीख। यह एक अरबी यात्री थे जिनकी पुस्तक हमें मिलती है। इसके बाद में कुछ और हैं, संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं और कुछ अभी उनका पूर्णतः सत्यता पर प्रमाणित नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण उनका उल्लेख पूर्णतः सत्य नहीं माना जाता। अब आते हैं हमारे इतिहास के रूप में वंशावलियां। जो वंशावलियां हैं, वंशावलियां इतिहास के स्रोत के रूप में कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध करवाती है? तो इतिहास में वंश परंपरा या वंश लेखन का स्थान महत्वपूर्ण रहा है। वंशावली लेखन परंपरा व्यक्ति के इतिहास को विशुद्ध रूप से सहेज कर रखती है। एक ऐसी परंपरा है जिसमें वंशावली का जो लेखक होता है हर घर जाके, हर जाति के घर जाके उनके पूर्वजों की ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक धार्मिक घटनाओं का वर्णन करते हुए उस व्यक्ति का वंशक्रम अपनी हस्तलिखित पोथियों में अंकित करता है। वंशावलियों के अध्ययन से ही हमें जानकारी मिलती है कि हमारे पूर्वज थे वो कौन थे, कैसा उनका व्यवसाय था, कैसी उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी। अब ये जो पूर्वज के बारे में लिखते थे तो उनको अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिया गया है। जैसे कई लोग उनको बड़वा कहते हैं, कई लोग जगह कहते हैं, कई लोग राबजी, भाट, तीर्थ पुरोहित, पंडे, बोराट या बारोट आदि स्थानों पर अलग अलग ये नाम दिए गए हैं। अब एक केस आता है जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार। कौन सा केस है? जगदीश प्रसाद बनाम श्रवण कुमार। अब इस केस ने दावा किया कि ये जो वंशावलियां हैं क्या वाकई में इतिहास की परिपुष्टि करती हैं या फिर ऐसे ही लिखे गए हैं। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन होता है और यह सत्यता पर पूर्णतः खरा उतरता है और कोर्ट यह आदेश दे देता है कि जो भी ये भाट जगह के द्वारा वंशावलियों का लेखन का जो परंपरा है वो लिखी गई है वो पूर्णतः सत्यता पर आधारित है और सत्यता की कसौटी पर ये खरी उतरी है। तो तब से ये वंशावलियां हैं, इन वंशावलियों को इतिहास में दर्जा दे दिया गया और एक पूर्ण सत्य और साक्ष्य के रूप में इनको मान लिया गया। ठीक है, इतना ही आता है आपका इसमें। और आगे हम नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी उस क्लास में पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उत्खनन से प्राप्त जो भी अवशेष हैं वो कौन कौन से अवशेष हैं जो उत्खनन से प्राप्त हुए हैं, और भी प्राचीन सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, भवन है, स्मारक है आदि की जानकारी हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।